हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग चैप्टर 5 में आ गए हैं और हमारा चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा आपको। या फिर मैं ये भी कहूँ कि ये चैप्टर वैसे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, पर ये चैप्टर अगर आपको समझ आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ पर एक इमेज लगा के रखी हूँ। ये इमेज वैसे तो सेपरेशन है, मतलब एक सेपरेशन का प्रोसेस का लगाया हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप इसको अभी डे टू डे लाइफ में देखते ज़रूर होंगे। तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ से इस चैप्टर को रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब जितने भी प्रोसेस आप यूज़ करते हो या फिर आप अपने अराउंड देखते होगे, उसी को हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उसको क्या कहते हैं, कौन से टर्म से उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हम लोग सब कुछ जानेंगे। इसी के साथ मैं पहले आपको टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। तो इसमें हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मतलब कि यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, तभी तो हम लोग को ज़रूरत पड़ा सेपरेशन का, तो हम लोग इसी को पहले समझेंगे। देन सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मतलब कि मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट है उसको कैसे सेपरेट करेंगे, उसको हम लोग जानेंगे। देन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वैसे तो मैंने अलग लिखा है, लेकिन ये टॉपिक बहुत छोटा है, ये तो आप अक्सर ही करते होगे। देन कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये एक क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है कि क्या हम लोग कितना भी अमाउंट, मतलब जितना मन करे उतना पानी में, मतलब कोई भी सॉल्यूट या फिर जो भी मन करे, जनरली वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर को हम लोग सॉल्वेंट की तरह कंसिडर करें, तो कितना भी हम लोग उसमें कुछ भी मिला सकते हैं। तो हम लोग आइए इसी के बारे में जानेंगे। तो मैंने ये आपको टॉपिक क्लियर कर दिया। अब हम लोग पहले इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब कि इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इस चैप्टर का जब आपने स्टार्टिंग में नेम पढ़ा होगा तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, आपको सब्सटेंस में सेपरेशन करना है, ठीक है। तो इस सब्सटेंस पहले होता क्या है, पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे अराउंड कुछ भी, जो कुछ भी आपको दिखता है वो एक सब्सटेंस है, ठीक है। और हमारे पास सब्सटेंस को हम लोग फिर फर्दर अपने स्टडी के लिए, मतलब हमारा स्टडी इजी पड़े, उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए हैं, ठीक है। ये लाइन शायद छूट चुका है, ठीक है। तो पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब हमारे अराउंड जितना भी सब्सटेंस है, मतलब जो कुछ भी, पेन हो, एयर हो, टेबल हो, चेयर हो, बुक हो, कुछ भी हो, वो दो तरह के होते हैं। या तो वो प्योर सब्सटेंस होते हैं या तो फिर इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस हम लोग किसको कहते हैं, तो प्योर सब्सटेंस जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं और जितने भी हमारे पास कंपाउंड है, इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मैं एलिमेंट का नाम बताऊं तो मैंने आपको स्टार्टिंग डे से ही बता रखा है कि हमारे पास 118 एलिमेंट अभी प्रेजेंट में फाइंड आउट हो चुके हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और भी कई सारे, प्लैटिनम हो गए, उसके बाद पैलेडियम हो गए, बहुत सारे। जितने भी आपके पास, आप अपने फैमिली को, मतलब अपनी मम्मी को, पापा को, किन्हीं को भी बोलना कि आपको एक पीरियोडिक टेबल चाहिए। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते होंगे 118 के 118 एलिमेंट आपको पता चलेंगे। देन इन्हीं एलिमेंट से मिलकर कुछ कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर एक हमारा एलिमेंट है, मैं यहाँ पे कॉपर लिख देती हूँ, और हमारा एक सल्फर एलिमेंट है, और उसके बाद हमारे पास एक ऑक्सीजन है, जबकि ये तीनों मिलकर कॉपर सल्फेट बनाते हैं, CuSO4। ये एक कंपाउंड है। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O वाटर बनाते हैं। देन और भी हमारे पास कई सारे कंपाउंड है, जैसे कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब ब्लीचिंग, मतलब सॉरी ब्लीचिंग नहीं, ये सब सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना, हमें अभी फिलहाल पढ़ना है जितने भी इम्प्योर सब्सटेंस है उसके बारे में। मतलब कि आप इस ब्रांच को स्टडी करोगे। ये जो जितना भी मैं यहाँ से एक लाइन बना देती हूँ, ये जितना भी आपको दिख रहा है, हम लोग अभी सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। देन ये तो हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया, जितने भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस हमारे अराउंड होते हैं उनके बारे में। जबकि हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस भी होते हैं। कई बार इम्प्योर सब्सटेंस हमारे लिए फ़ायदेमंद के होते हैं, कई बार हम लोग के मतलब बिल्कुल यूज़ के नहीं होते। जैसे कि इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आता है, इसका सिर्फ एक ही है मिक्सचर, और मिक्सचर को हम लोग फर्दर दो टाइप में डिवाइड किए हुए हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं पहले इसका एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझ आए। आप वाटर लो और उसमें मिल्क मिला दो, ठीक है, तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा
जो कि होगा बिल्कुल वाइट कलर का, मतलब मिल्क के ही कलर का। देन आप वाटर अगेन लो, उसमें साल्ट मिला लो, ठीक है। देन आपको अगेन एक सोल्यूशन मिलेगा लेकिन वो वाटरी कलर का होगा। देन आप वाटर लो, उसमें शुगर मिला लो, ठीक है। तो ये आपको जो भी सोल्यूशन तैयार हुआ है वो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। ऐसा नहीं आपको कि पानी अलग दिख रहा है, दूध अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है, नमक अलग दिख रहा है। आपको सब कुछ ऐसा सोल्यूशन तैयार होगा जो कि बिल्कुल एक ही मीडियम का होगा, जिसमें कि एक ही फेज़ होगा। मतलब मेरे एक मीडियम कहने का मतलब उसमें एक ही फेज़ होगा। आप नए, अब आप बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, तो आप मेरे कहे गए जितने भी टर्म्स आते हैं, मैं जितनी भी वर्ड यूज़ करती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करने की कोशिश करें और सुनने की भी कोशिश करें। क्योंकि आप ये सब टर्म अगर अपने क्वेश्चन पेपर में लिखते हो, मतलब कि आंसर शीट में, तो टीचर आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोला कि वाटर और मिल्क को मिलाने के बाद आपको एक न्यू सोल्यूशन मिलेगा जो कि बिल्कुल एक ही मीडियम का होगा, मतलब आपको देख कर लगेगा नहीं कि ये दोनों दो चीज़ से मिलकर बना हुआ, मतलब ये सोल्यूशन दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो वो जो न्यू टर्म आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पे मैंने फेज़ बोला, तो एक ऐसा फेज़ मिलेगा जिसका कि आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये दोनों अलग अलग हैं। नाउ हेट्रोजीनियस, हेट्रो मतलब अलग अलग, होमो मतलब एक जैसा, होमो स्पीसीज मतलब एक जैसा स्पीसीज, हेट्रो, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो हेट्रो में मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप वाटर लो, देन उसमें वाइल मिला दो, तब आपको क्लियर पता चलेगा कि एक वाइल है एक वाटर है। देन आप वाटर लो, उसमें आप मिला लो सैंड, आप अगेन वाटर लो, उसमें मिला लो चॉक, या फिर इसी को हम लोग चॉक बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप राइस लो और उसमें मिला लो सैंड। अगेन कई सारे टाइप के आप मिक्सचर बना सकते हो, आपके अराउंड कई सारे टाइप के मिक्सचर होते हैं। आपने जो आप लोग जो खाते होगे वो भी एक मिक्सचर है, जिसमें कि आपको आप लोग देख सकते हैं कि कई सारे, मतलब लाइक दाल होते हैं और भी कई सारी चीज़ें मिक्स होती, कई सारे मसाले भी डाले हुए, तो वो खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, ठीक है। सो इम्प्योर सब्सटेंस, ऐसा नहीं कि हर बार मतलब कि जो मिक्सचर हमें मिलता है वो हम लोग को ज़रूरत पड़े सेपरेट करने का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को ज़रूरत पड़ जाता है सेपरेशन का। नाउ यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि चावल, राइस जो है उसमें मिट्टी मिला हुआ है, ठीक है, या फिर कंकड़ मिला हुआ है, क्या आप उसको खा सकते हो? तो आंसर है नहीं, आप उसको ऐसे नहीं खा सकते। तो यहीं पे आपको एक ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की? सेपरेशन की, मतलब आपको अब सेपरेट करना पड़ेगा दो चीज़ों को, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको सेपरेशन का पहले डेफिनेशन बना देती हूँ, मतलब बता देती हूँ। सेपरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन और मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। मतलब कि हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर मतलब कंकड़ है, यहाँ पे राइस है, यहाँ पे अगेन कंकड़ है, राइस है, तो यहाँ पर आप कैसे मतलब कि इसको खा सकते हो, इसको नहीं खा सकते हो, देन आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो आप सेपरेशन किस बेसिस पे कर रहे हो? मतलब कि एक एडिबल और नॉन एडिबल, मतलब कि जिसको आप खा सकते हो और जिसको आप नहीं खा सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर दाल और चावल दोनों होता तो आपको यहाँ पे मे बी सेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली खिचड़ी बनाकर इसको खा लेते, मतलब कि दाल और चावल आप इसको एक साथ खा सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो सैंड है वो एडिबल नहीं है, तो आपको एक ना एक मतलब कि एक कुछ तो रीज़न चाहिए होगा जिसके बेसिस पे आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीज़न क्या है कि आप इसको खा नहीं सकते, मतलब एक सब्सटेंस एडिबल है एक नॉन एडिबल है, तो इसको अब सेपरेट करना पड़ेगा। तो कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो हम लोग आगे के क्लासेस में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। पहले मैं और भी चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है सॉल्यूशन सेपरेशन का, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लाइक पार्टिकल साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वोलाटाइल मतलब वोलाटाइलिटी इटीसी। मतलब कि एक हमारे पास प्रिंसिपल होता है सेपरेशन का। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी सेपरेट कर दोगे, मतलब कि जो सेपरेशन है वो दो तरह से हो सकता है, केमिकल सेपरेशन और फिजिकल सेपरेशन। तो ये फिजिकल सेपरेशन का है, केमिकल सेपरेशन का नहीं है। केमिकल सेपरेशन में ये जो प्रिंसिपल है वो काम नहीं करता। जैसे कि इस प्रिंसिपल के कहने का मतलब है कि जब आप सेपरेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होगे तो उसमें जो पार्टिकल का नेचर होगा वो बदलेगा नहीं। जैसे कि इसका साइज़ नहीं बदलेगा, इसका डेंसिटी नहीं बदलेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बदलेगा,
इसका वोलाटाइल जो प्रॉपर्टी है वो नहीं बदलेगी। तो ये सब एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है दिन भर हंसते रहना, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको स्कूल में ले जाके रख देंगे तो आप बिल्कुल चुपचाप से होगा, आप वहाँ पे भी भले ही थोड़ी देर शांत रहोगे पर उसके बाद आप अपने हंसने वाला प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसे ही होता है सभी पार्टिकल के साथ। तो यहाँ पर जब आप फिजिकली इसको अलग कर रहे होगे, यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग सेपरेशन केमिकल के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, केमिकली कोई चीज़ को सेपरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग फिजिकली मतलब फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फिजिकल प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे, ना कि केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको केमिकल प्रोसेस नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग इसको अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। आप जब थोड़े और बड़े होगे तब इसको भी आप पढ़ोगे। नाउ नीड ऑफ सेपरेशन, मतलब हम लोग को ज़रूरत ही क्या पड़ी सेपरेशन की। तो पहला, जैसे कि आपको यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप इसको खा नहीं सकते थे, ठीक है। तो इसी को हम लोग, मैंने पॉइंट में लिखा है, टू ऑब्टेन टू डिफरेंट कंपोनेंट। यहाँ पर जब आप सेपरेट करोगे तो आपको दो अलग अलग चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे ये मैटर नहीं कर रहा है, हो सकता है दाल और चावल होती तब भी आप, किसी का होता नहीं हम लोग खिचड़ी नहीं, हम लोग चावल और दाल अलग अलग ही खाएंगे, तब भी सेपरेशन होता। तो ऐसा नहीं कि दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट बेकार ही हो सकता है कि दोनों कंपोनेंट काम के ही हों, लेकिन बस आप सेपरेशन करना चाहते हो ताकि आपको दो अलग अलग चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। तो टू ऑब्टेन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, देन टू रिमूव इम्प्यूरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट। ऐसा होता है कि कई बार हम लोग को इम्प्यूरिटीज़ का सामना करना पड़ता है, मतलब कि हमारे फूड मटेरियल में, या फिर हमारे, लेट से यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर सैंड है और आयरन के फिलिंग्स हैं, मतलब कि आयरन के चूर। तो अब हम लोग को सिर्फ आयरन चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग को सैंड से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करके, मतलब कि मैग्नेट को इसके पास ले जाके यहाँ पे से आयरन को ले लेंगे। तो ये हमारे लिए इम्प्यूरिटीज़ का काम कर रही है, मतलब कि सैंड हमारे लिए क्या है, इम्प्यूरिटीज़ है। तो उसी तरह से, और इस एग्जाम्पल में यहाँ पर जितने भी सैंड है वो हमारे लिए हार्मफुल कंपोनेंट है। तो इसी सब को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग सेपरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। देन टू ग्रुप सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब कि यहाँ पर तो अभी मैंने आपको बस सिंपल सा एग्जांपल दिया है। इस सेंटेंस का आपको मतलब तब समझ आएगा जब आप देखोगे कि पार्टिकल के साइज पे भी आपको मतलब ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ग्रुपिंग किस लिए करनी पड़ती है, पहले आप उसको सेपरेट करोगे, देन आप उसको ग्रुप करोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास कई सारे चीनी के ढेले हैं, मतलब कि जो होते हैं शुगर के, इस तरह के मतलब ढेले समझ सकते हो आप, स्टोन या फिर जो भी कह सकते हो आप इसको, चीनी के स्टोन जो होते हैं। तो कुछ कुछ का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है जिसको कि आप मशीन में डालकर कट नहीं कर सकते, और कुछ कुछ का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो उसको आप अगर मशीन में डाल दोगे तो मतलब उसका साइज़ कटेगा ही नहीं। तो पहले आप चीनी के ढेलों को हाथ से अलग कर लोगे, मतलब कि जो बड़े, कुछ ज़्यादा ही बड़े ढेले हैं उसको अलग करोगे, कुछ ज़्यादा छोटे हैं तो उनको अलग करोगे। तो मतलब यहाँ पर आप साइज़ के बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके लिए ये ढेला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ढेला मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि इसमें से एक ढेला जो है वो आपके लिए हार्मफुल है। आप ये दोनों पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इसके साइज़ के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। सो हम लोग सेपरेशन इसी बेसिस पे करते हैं, मतलब इसीलिए हमें ज़रूरत है सेपरेशन की। सो आपके क्वेश्चन में अगर आए कि वाई डू वी नीड टू सेपरेट और वाई डू वी नीड अ सेपरेशन प्रोसेस, देन आप ये तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। देन मेथड्स ऑफ सेपरेशन, हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, मतलब कि आप हैंड पेकिंग कर सकते हो, विनोइंग कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन अभी मैंने इसकी भी बात की थी, देन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, लोडिंग, फिर फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, डेस्टिलेशन, चर्निंग, ईटीसी। ये जो चर्निंग है इसी को हम लोग, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। सो इतने सारे प्रोसेस, आप टेंशन मत लो, यहाँ पर हम लोग बस कुछ को ही स्टडी करेंगे जो कि आपके अभी स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी है। आप अभी बहुत छोटे हो तो इतने सारे प्रोसेस आपके माइंड में रहना काफ़ी मुश्किल है, तो जो इम्पॉर्टेंट है हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ मिक्सचर, यहाँ पे जितने भी हम लोग के पास जो मिक्सचर होते हैं वो या तो सॉलिड मिक्सचर होते हैं, या तो फिर ऐसा होता है कि लिक्विड मिक्सचर होते हैं, या फिर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होते हैं, ठीक है। सॉलिड यहाँ पे देख सकते हैं, सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर,
या तो फिर लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। जैसे कि वाटर और ऑयल, वाटर और ऑयल का जो मैंने एग्जांपल दिया था वो क्या था, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। देन सॉलिड एंड लिक्विड, वाटर में सैंड को मिला देना, वो सॉलिड को हम लोग कहाँ लिक्विड में मिला रहे थे, दैट मीन्स कि वो सॉलिड लिक्विड एग्जाम्पल था। देन सॉलिड सॉलिड एग्जाम्पल, जैसे कि गेहूं का आटा और उसी में आप आयरन के फिलिंग्स मिला दो, मतलब आयरन के चूर, आयरन फिलिंग्स कहने का मतलब आयरन के चूर, तो ये क्या हो गया, सॉलिड सॉलिड एग्जाम्पल। सो हम लोग आइए पहले इसको पढ़ते हैं। कई सारे प्रोसेस में पहला जो हमारा है वो हैंड पिकिंग है, मतलब हाथ के द्वारा किसी चीज़ को अलग करना। ये काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है, मुझे इसको पढ़ाने तक की आपको ज़रूरत नहीं हो। जैसे कि आप अपने घर में अपनी माँ को या अपनी दादी माँ को या फिर अपनी नानी को ये चीज़ें करते देखते होंगे। जैसे कि उनको जब चावल या दाल बनानी होती है तो वो पहले अपने हाथ से उसको चूनते हैं, ठीक है। उनके पास एक प्लेट होता है इस तरह से, और उसमें वो बहुत सारे फूड मटेरियल मतलब चावल गेहूं रखे हुए होते हैं, एंड देन उसको वो चूनते रहते हैं। मतलब कि उनमें से जैसे यहाँ पर पार्टिकल है जो कि हमारे काम का नहीं है, सैंड है, तो वो उसको अपने हाथ से पकड़ के बाहर फेंक देंगे। सो द कंपोनेंट ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई हैंड पिकिंग, मतलब कि आप ये प्रोसेस कब यूज़ करोगे, पहला नंबर की जितना भी प्रोसेस है उसको आप कब यूज़ करोगे वो अपने माइंड में ज़रूर रखना। तो जब सॉलिड 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 मिक्सचर हो, मतलब कि दो मिक्सचर, मतलब एक मिक्सचर हो जिसमें कि दोनों कंपोनेंट सॉलिड हो, मतलब कि यहाँ पर सैंड भी सॉलिड था, यहाँ पे चावल भी सॉलिड था, तब आप ये प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो। Then it is used for separating large size impurities like a stone and husk। ये जितनी भी impurities हैं, मतलब कि ये जो हमारा सैंड है वो तो हमारे लिए impurities है, मतलब कि ये हमारे किसी काम का नहीं है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो आप इसको बड़ी आसानी से बाहर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि हम इसको अपने नेक्ड आइज से देख सकें। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम लोग को माइक्रोस्कोप लगा के इसको देखना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग को जनरली अपने आँखों से, नॉर्मल आँखों से दिखाई पड़े। देन यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम द मिंट लीफ, मतलब कि मिंट लीफ पुदीना के जो पत्ते होते हैं और जो घास होती है उसको अलग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। जैसे कि पुदीना के पत्ते अलग होते हैं, घास अलग होते हैं, तो ये देखने से ही पता चल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो हैंड पिकिंग है। देन सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम दाल, मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे लेट्स से दाल है, तो जितने भी पेबल्स मतलब कंकड़, वैसे तो पेबल्स जनरली ये वर्ड यूज़ होता है जब जैसे कि फुटपाथ पे कई सारे गोल गोल पत्थर सजाए होते हैं। कई सारी जगहों पे आप घूमने जाते होगे तो देखते होगे फुटपाथ पे गोल गोल सुंदर सुंदर पत्थर लगाए हुए थे, तो उसको हम लोग जनरली पेबल्स बोलते हैं। लेकिन ये वर्ड आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, पेबल्स मतलब जनरली कंकड़ या फिर ढेले, आप इस तरह से समझो इसको। देन थ्रेसिंग प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, जो भी बच्चे गांव से रिलेट मतलब होंगे वो इस चीज़ को जानते होंगे। जैसे कि गर्मियों के सीज़न में नहीं, जब भी मतलब फसल कटती है तो जब फसल में से अनाज को अलग करना होता है, मतलब कि लेट से ये हमारा फसल है, बहुत ख़राब लग रहा है लेकिन फिर भी आप समझ जाइए कि ये फसल है, ठीक है, ये गेहूं का मतलब फसल है, ठीक है। तो इसको जब अलग करना होता है तो आप इसको क्या करते हो, बहुत सारे जो गांव से होंगे वो जानते हैं कि हम लोग इसको स्टोन पे या फिर ज़मीन पे मतलब कि उसको ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं, ठीक है। तो पटकने से क्या होता है, तो इसके जितने भी दाने होते हैं वो मतलब सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि पहले तो हल्के हो जाते हैं और फिर ज़मीन से बार बार आप किसी चीज़ को ज़मीन पे पटकोगे तो डेफिनेट सी बात है कि ये सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो इस हस्क से या फिर इस जो जितने भी मतलब ये जो खेर पतवार है उससे आपका अनाज अलग हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग या तो आप हाथ से करो मैनुअली, हाथ से बिल्कुल पटक के, या तो फिर आप मशीन का हेल्प लो, क्योंकि जब अनाज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको मशीन से करते हो। बहुत सारे थ्रेशिंग मशीन भी आते हैं, आप लोगों ने नेट पे देखा होगा, या फिर कई सारे प्रचार भी होते हैं, ट्रैक्टर का होता है जिसमें थ्रेसिंग मशीन का भी यूज़ किया हुआ होता है, मतलब कि खेतों में लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। अब ज़्यादा होगा तो डेफिनेट सी बात है आप इसको हाथ से पटक के नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए हेल्प लोगे बुलक्स का।
फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स मशीन आर ऑल्सो यूज्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने पे आप क्या उसको बोलते हैं, मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको बस हाथ पे, अगर 30-40 किलो अनाज है तो फिर भी ये कम क्वांटिटी है, लेकिन कई बार क्विंटल्स होते हैं, मतलब कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसके लिए मशीन का यूज़ करोगे। देन दिस मेथड इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो ये मेथड का यूज़ जनरली फार्मर्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि फार्मर्स ही सिर्फ करते हैं। आपने धोबी घाट पे देखा होगा कि कई सारे धोबी होते हैं, वो भी पटक पटक कर कपड़े साफ करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस, ये प्रोसेस अलग है। लेकिन फिर भी आप इसको बोल सकते हो कि फार्मर्स और जो धोबी घाट पे लोग होते हैं वो भी जनरली सेम प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन आप ये कभी एग्जाम्पल में मत लिखना, जनरली ये फार्मर्स ही करते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स, और वो क्यों करते हैं, तो वो अपने ग्रेन्स को, अपने अनाज को खेर पतवार से, जो स्टॉक्स होते हैं उससे अलग करने के लिए, जो कोई हार्वेस्टिंग मतलब कि कटाई के बाद मिलती है उन्हें। सो आई थिंक ये स्लाइड आपको क्लियर हो चुकी है। नाउ जो हमारा थर्ड है वो है विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस जो होता है, लेट्स से ये जो आपने थ्रेसिंग कर लिया, ठीक है, तो थ्रेसिंग के बाद ये प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि ये आपका गेहूं है, ठीक है, गेहूं के अंदर ये गेहूं होता है, जबकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। तो पहले इसको हल्का क्रश कर दिया जाता है, ठीक है, तो जिससे कि ये काफ़ी मतलब जो ये है वो हल्का ब्रेक हो जाता है, मतलब कि वो कुछ इस तरह का हो जाता है। मैं तो वैसे तो काफ़ी ख़राब बनाती हूँ। और ये हुआ हमारा गेहूं का दाना। तो इसको जब हल्का मसल दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, तो वो कुछ इस तरह का हो जाता है। तो विनोइंग प्रोसेस से जब मतलब एक लेडी होती है जो अपने हाथ पे, आप लोग एनसीईआरटी की, जब मैं पढ़ाऊँ तो आप एनसीईआरटी का बुक ज़रूर खोल कर अपने सामने रखें, या तो फिर आप जो भी अपने बुक से पढ़ रहे हो वो बुक को ज़रूर सामने रखें। सो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक लेडी होती है, ठीक है, और वो अपने मतलब कि हाथ पर एक सूप या फिर एक ऐसे मतलब कुछ रखी हुई होती है, खचिया टाइप, और उसके बाद वो धीरे धीरे लेट से ये आपका सूप है और यहाँ पर अनाज रखा हुआ है, ये जितना भी क्रश किया हुआ अनाज है इसको इस पर रख दिया जाता है। उसके बाद इसको हल्का धीरे धीरे गिराया जाता है। जब इसको गिराया जाता है तो जब हवा चलती है, मतलब कि हवा ऐसे भी आपको भी पता है कि कटाई कब होती है, जब काफ़ी अच्छा मौसम होता है तो हवा चलते रहती है। तो हवा चलती है तो जिसकी वजह से जितने भी ये हल्के वाले पत्ते होते हैं, पत्ते नहीं, ये जो खोल होता है वो आगे गिर जाता है और अनाज यहीं पे गिर जाती है, और अनाज हवा की वजह से उड़कर इधर नहीं जाती। तो ये जो प्रोसेस है ये हम लोग जनरली हार्वेस्टिंग के बाद, मतलब थ्रेसिंग के बाद करते हैं। थ्रेसिंग के बाद विनोइंग करते हैं। जितने भी लोग गांव से होंगे वो ये सब ज़रूर देख रखे होंगे, और यहाँ पर आपका सारा अनाज कलेक्ट हो जाता है। देन इसको मैं पहले अंग्रेज़ी में पढ़कर आपको समझा देती हूँ। It is process which is used to separate heavier and lighter component of a mixture by wind blowing air। यहाँ पर wind blowing air काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो प्रोसेस होता है यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए हैवियर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल। मतलब कि जब एक कंपोनेंट में, मतलब ये जो हमारा है उसमें हैवियर भी है, जैसे कि ये जो खोल है ये तो बिल्कुल लाइट्स हैं, जबकि ये जो है बीच में जो दाल है, दाल या फिर जो भी कर लो, अनाज का दाना, वो तो एज कम्पेयर टू दिस भारी ही है। तो यहाँ जो एक पार्टिकल हैवियर है, एक लाइटर है। सो ये दोनों को अलग करने के लिए हम लोग विंड का सहारा लेते हैं, मतलब हवा का सहारा लेते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड बाय फार्मर। अगेन ये मेथड फार्मर यूज़ करते हैं टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। यहाँ पे ग्रेन में एन छूट गया। देन ये भी आपको समझ आ गया, ये दोनों जनरली फार्मर ही यूज़ करते हैं, थ्रेसिंग और विनोइंग, ठीक है। देन सेविंग। सो ये वाला प्रोसेस मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जाओ घर में चाय बनाओ और चाय को छान लो, बस हो गया। जो चाय छन्नी होती है वो आपका बिल्कुल इस प्रोसेस की तरह ही होता है, मतलब कि चाय छानने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल यही होता है। मैं इसको पढ़ देती हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विद डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड बाई, यहाँ पे SEIV, यहाँ पे ये होगा शिव, मतलब कि आप एक शिव मतलब छन्नी के सहारे जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आप चाय की पत्ती को देखे होंगे वो काफ़ी लाइट होता है, सॉरी काफ़ी बड़ा होता है, और जबकि पानी जो होता है, मतलब पानी नहीं होता है, वो चाय मतलब दूध और पानी का मिक्सचर होता है, ठीक है, वो काफ़ी मतलब पतला होता है, वो छलनी से आराम से पास कर जाता है। तो उसी लिए हम लोग उसको यूज़ भी करते हैं, ताकि ऐसा नहीं है कि आपका जो चाय पत्ती है वो भी चला जाए। Then the smaller particle remove out through the pores of the sieve and the larger particle is left behind।
तो इस प्रोसेस में आप देखते होगे जितने भी पतले पतले पार्टिकल्स है, जो वाटर का पार्टिकल होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा महीन होता है, मतलब वाटर के पार्टिकल नेग्लिजिबल होते हैं, और जबकि जो जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स जैसे कि चाय पत्ती वो तो बड़ी होती है, तो वो जब चाय छानने के बाद पीछे बच जाती है। देन दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट व्हीट बेयर फ्रॉम फ्लावर। जैसे कि आप जब रोटी बनाते होगे तो आपकी मम्मी छलनी का यूज़ करती होगी, ऐसा नहीं कि आप बस आटा निकाली और उसको सान दी। कई के घर में आटा सानने से पहले उसको छाना जाता है, मतलब कि एक छलनी होती है ऐसे गोल सी, और उसके हेल्प से यहाँ पर आप उसको रखते हो और इस पर आप आटा डालते हो, तो यहाँ पर जितने भी हश्क होते हैं, मतलब कि जो देखते होगे कि गेहूं में जो कई बार बच जाते हैं, मतलब गेहूं के छिलके वो आ जाते हैं, तो उसको अलग करने के लिए यहाँ पर इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। देन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जब आप चेंजेस अराउंड अस, एक चैप्टर है आपके, वो भी पढ़ोगे तो आप उसको ज़रूर पढ़ोगे। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में जो सॉलिड होते हैं वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। मतलब कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कपूर। कपूर आपने देख रखा होगा, आपने कभी पहले नोटिस नहीं किया होगा ये चीज़। आप एक काम करो, अपने पूजा घर में जाओ और वहाँ से एक कपूर जो कि गोल जैसा होता है उसको निकाल लो और ऐसे ही ले जाकर हवा में छोड़ दो। वो करीबन थोड़ी देर बाद, मतलब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद गायब हो जाएगी। तो वो गायब कैसे हुई? और वहाँ पर ना तो आपको कोई लिक्विड दिखाई देगा और ना ही कुछ, तो वो जो सॉलिड था वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो जो इन्वायरमेंट का हीट होता है उसको वो ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद डायरेक्ट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है गैसियस स्टेट में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन करते हैं, और सब्लिमेशन का यूज़ काफ़ी किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये तो हुआ कैम्फर। कैम्फर मतलब होता है कपूर, कैम्फर हो गया। देन हमारे पास एक होता है नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल आप कहाँ देखे होगे? आप लोग देखे होगे आपके घर में जितने भी नए कपड़े होते हैं वो अजीब से गमकते नहीं है, धमकते हैं, जो भी मतलब जिसके लिए वो सेंट अच्छा है, फेवरेबल है, उसको अपने अकॉर्डिंग वो लगता है, ठीक है। सो वो आप लोग, एक बॉल होता है वाइट वाइट कलर का, ठीक है, और वो ना कपड़े में रखा जाता है ताकि उसको दिनाई या फिर दीमक लोग खराब ना कर दे। दीमक लोग नहीं, दीमक जो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो कपड़े को खराब ना कर दे, ठीक है। तो कपड़े को बचाने के लिए हम लोग नेफ्थलीन बॉल का यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने नेफ्थलीन बॉल अभी तक नहीं देखा है तो आप अपनी मम्मी को बोलना, वो आपको ज़रूर दिखाएंगी, ठीक है। तो ये भी जो होता है इसका भी प्रॉपर्टी होता है कि ये भी अगर आप हवा में छोड़ दो तो धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा, मतलब कि आपको वो फिर दिखेगा नहीं गैसियस स्टेट में। तो नेफ्थलीन बॉल जब बहुत सारे, मतलब लाइक इसको आप चूर भी कर सकते हो, वो जब क्रश करने के बाद सैंड में मिल जाता है या फिर आपके चीनी में मिल जाए, तो आप चीनी को नेफ्थलीन बॉल से कैसे अलग करोगे? तो चीनी और नेफ्थलीन बॉल को अलग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप सिंपली हवा में छोड़ दो, थोड़ी देर बाद चीनी बच जाएगी और नेफ्थलीन बॉल हवा में उड़ जाएगा। सो ये भी प्रोसेस आपका काफ़ी इजी था। आप ये सारे प्रोसेस जितने भी पढ़ रहे हो, आपके डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती है, ये बिल्कुल फिजिकली आप लोग इसको करते रहते हो, ये सारे फिनोमेना होते रहती है। तो आप देख रहे होगे कि साइंस कितना रिलेटेबल है, मतलब कि आप अपने आप से जोड़कर इसको पढ़ रहे हो। देन एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ये चीज़ आप कर रहे होगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग कभी सोचा है कि आपको जो नमक होता है वो कैसे मिलता है? तो नमक हमारे समुद्र का जो पानी होता है उसको सुखाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे से पिट्स बनाए जाते हैं, पिट्स मतलब कि गड्ढे, ठीक है। तो छोटे छोटे से पिट्स बनाए जाते हैं और उस पिट्स में पानी को ऐसे डाल दिया जाता है, समुद्र के पानी को, और जब समुद्र का पानी सूखता है तो वाटर तो सूख जाता है, जबकि उसमें का जो सॉल्ट होता है वो हमारे पास बच जाता है, और उसी सॉल्ट को फिर फर्दर प्योरीफाई करके, मतलब कुछ प्रोसेस किया जाता है जिससे कि प्योरीफाई हो जाता है, एंड देन ये इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और ये हमारा टेबल सॉल्ट होता है। टेबल सॉल्ट कहने का मतलब जिसको कि हम लोग अपने फूड में लेते हैं, मतलब हम लोग इसको खाते हैं। देन मैं इसको बता देती हूँ, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू गेट बैक अ सब्सटेंस दैट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड। जैसे कि इस प्रोसेस का यूज़ आप घर में करते होगे, जैसे कि आपने सिंपली नमक को पानी में मिला दिया, ठीक है, और आप मिलाना चाहते थे चीनी। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? नमक तो आपका वेस्ट हो गया, तो नमक वेस्ट हो गया तो इससे अच्छा कि आप इसको एवापोरेट कर दो, तो आपका नमक आपको वापस मिल जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप इसको एवापोरेट करो, इतना काम करो, इससे अच्छा आप दूसरा शरबत ही बना लो। खैर ये तो अलग सी बात हो गई, लेकिन आप
ये भी कर सकते हो, अपने नमक को बचा सकते हो। एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो। खैर, दिस प्रोसेस लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम ऑन हीटिंग, मतलब कि जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, लेट्स से ये आपका नमक और पानी का सोल्यूशन है, तो आप इसको हीट करोगे देन यहाँ से वाटर इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपको सॉल्ट बच जाएगा। ये आपका हो गया साल्ट। सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। देन क्रिस्टलाइजेशन, अब ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद मुझे तो एक ही चीज़ याद आती है, ताल मिश्री। आप लोगों ने शायद खाई होगी, नहीं खाई होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं इसके बनने का पहले प्रोसेस बताती हूँ। जैसे कि ताल मिश्री या फिर मिश्री, मतलब मिश्री कहने का मतलब कई सारे लोग जो कि बिहार के नहीं है वो समझ नहीं पा रहे होंगे। तो ताल मिश्री कहने का मतलब कि पूजा में ये चीज़ चढ़ता है। पूजा में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मीठा मीठा सा चीनी के जैसा होता है, पर वो चीनी नहीं होता है। मतलब चीनी का तो शेप ऐसे फिक्स्ड होता है, लेकिन वो बिल्कुल इरेगुलर शेप का होता है, ढेला ढेला जैसा, मतलब कि स्टोन जैसा, लेकिन वो खाने में बहुत मीठा मीठा लगता है। तो उसको हम लोग ताल मिश्री बोलते हैं। वैसे तो मिश्री बोलते हैं, लेकिन ताल मिश्री बोलते हैं। तो वो बनता कैसे है? तो पहले हम लोग वाटर लेते हैं, उसमें हम लोग जब काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म में शुगर मिला दिया जाता है। मतलब कि आप इसको शुगर मत बोलो, इसको आप डायरेक्ट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बोलो, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और ये सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, जिसमें कि जनरली चीनी होता है और अगर आप पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप सिंपली पेन या फिर कुछ भी लकड़ी लगा दो, उसमें से एक धागा ऐसे बांध दो, ठीक है, और वो धागा ऐसे ही रहने दो। धीरे धीरे लाइक टेम्परेचर तो हर बार डिफरेंट होते रहता है, तो ये टेम्परेचर की वजह से, डिफरेंट टेम्परेचर होने की वजह से, या फिर ये कहूँ कि धीरे धीरे पार्टिकल इस थ्रेड पे ऐसे चिपकने लगेंगे और ये सेपरेट हो जाएंगे। ये धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा इसका शेप। मैं भारती भवन की बुक से जब पढ़ाती हूँ स्टूडेंट को, तब उसमें एक एग्जाम्पल दिया होता है। भारती भवन का बुक अगर आपके पास हो तो आप, भारती भवन एक पब्लिकेशन है, ठीक है, उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है। और उसमें इस प्रोसेस को एक इमेज के थ्रू समझाया। तो उस इमेज में मिश्री को कैसे बनाया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू वो दिखाया गया। तो इस धागे को जब आप निकालोगे तो वाटर अलग हो जाएगा और इसमें के जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में शुगर भी बाहर आ जाएगा। सो ये प्रोसेस आपको समझ आ गया। इसी को बस अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने तो आपको बिल्कुल फुल देसी भाषा में समझा दिया। इट इज़ अ प्रोसेस विच सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब कि ये टर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं ये टॉपिक के लास्ट होते होते तक गारंटेड कह सकती हूँ कि आपको ये टर्म समझ आने लगेगा। जनरली आप बस ये समझो कि इस सोल्यूशन में से, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मतलब कि जिसमें कि वाटर का क्वांटिटी कम है, लेकिन सॉलिड का नहीं, मतलब कि जो नेक्स्ट सोल्यूट है उसका क्वांटिटी ज़्यादा है। सो इस सोल्यूशन में से आपने वाटर को रहने दिया और क्रिस्टल के फॉर्म में सोल्यूट को बाहर निकाल दिया। सो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब आपका ऑलमोस्ट 60% चैप्टर ख़त्म हो गया। अब ये आपका जो कुछ बचा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सेपरेशन ऑफ सॉलिड दैट डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड, मतलब कि ऐसे सॉलिड हमारे पास होते हैं जो कि लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस था, एवापोरेशन प्रोसेस था, ये सब ऐसे प्रोसेस थे जो कि लिक्विड में डिजॉल्व हो रहे थे। जबकि यहाँ पर अब ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कि सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते। तो इसको आप कैसे करोगे? पहले तो मैं आपको इसको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि एक लिक्विड आपने लिया, ठीक है, और आपके पास ये लेट्स से वाटर है, ठीक है। वाटर में आपने सैंड मिला दिया। सैंड तो डेफिनेट सी बात है नहीं मिलेगी। थोड़ी देर मिलने के बाद अब आपको चाहिए कि नहीं, मुझे वापस से पानी चाहिए और मुझे सैंड को अलग करना है। तो आप क्या करोगे? थोड़े देर इस पानी को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे। अनडिस्टर्ब कहने का मतलब आप इसको थोड़ा भी हिलाओगे डुलाओगे नहीं, ये बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहने दोगे, ठीक है। सो जब आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही शांत रहने दोगे तो जितना भी सैंड है वो नीचे जाकर बैठ जाएगा। अब नीचे बैठ जाने के बाद आप क्या करोगे? इस वाटर को हल्के से उठाओगे, वाटर को नहीं, इस पूरे कंटेनर को, और दूसरे कंटेनर में इसको शिफ्ट कर लोगे, मतलब कि आप इसको ढाल दोगे। तो जब आप इसको ढाल दोगे तो इसमें से वाटर आएगा और सैंड आपका नीचे रह जाएगा। सो आप इस प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हो। नाउ अब आप सोच रहे होगे इतनी बेवकूफ़ी क्यों करना? तो ये बेवकूफ़ी की जाती है जब हमारे यहाँ छठ होता है, मतलब कि छठ पूजा जो होती है बिहार का ये फेमस पूजा है। तो हम लोग को कई जगह पे लोग घाट का ही पानी यूज़ करते हैं शरबत बनाने के लिए।
जितनी भी जो अर्घ देती हैं वो 2 दिन से कुछ खाती पीती नहीं है, तो जब लास्ट डे मतलब सब कुछ हो जाता है पूजा, तो उन्हें शरबत पिलाया जाता है। शरबत सबसे पहले पिलाया जाता है, तो उनके लिए शरबत बनाया जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि नदी का ही पानी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रोसेस किया जाता है। पहले नदी को हल्का सा मतलब बालू को ही हल्का सा ऐसे डिप किया जाता है, मतलब कि वहाँ पे एक पिट बनाया जाता है, गड्ढा, और धीरे धीरे जब इसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है तो उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से बालू नीचे जम जाता है। और बालू जब नीचे जम जाता है तो हम लोग ये वाटर को हल्के से मतलब किसी ग्लास से या फिर किसी छोटे से कंटेनर के हेल्प से बाहर निकाल लेते हैं, और फिर इसका हम लोग शरबत बनाते हैं। नाउ अभी तो कई लोग मिनरल वाटर भी यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर इसी को बस समझाया गया नॉर्मल से भाषा में। जैसे सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन ये वर्ड आप 2 वर्ड से मिलकर बना है, सेडिमेंटेशन। सो दिस प्रोसेस of separation of two components in such a way that heavier substance is settled down। मतलब कि जो एक substance है वो settle down हो जाए, मतलब sediment हो जाए। ये दोनों वर्ड अपने आप में ही आपको मतलब समझा रहा है। सेडिमेंट, सेडिमेंट मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाना, ठीक है। सो इस प्रोसेस में जो हैवियर सब्सटेंस है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। देन जो सेकंड प्रोसेस आप करोगे वो डिकेंटेशन, डिकेंटेशन मतलब दूसरे कंटेनर में उलट देना बिना डिस्टर्ब किए। सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट विच डू नॉट मिक्स टुगेदर, मतलब कि आप सिंपली इसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल दोगे। जो हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग में जो था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो है वही प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा पेन नहीं दिख रहा है मुझे, सॉरी, हाँ दिखा। सो यहाँ पर जो मिक्सचर है वो पहले तो ये सैंड और वाटर का है, लिक्विड ऑफ सेडिमेंटेशन, और जबकि यहाँ पर लिक्विड जो है वो अलग हो गया है और यहाँ पर जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो गया। तो इसको विद द हेल्प ऑफ अनदर, यहाँ पे ये ग्लास रॉड है जिसके हेल्प से इस पानी को नीचे सेटल डाउन कर रहा है। मतलब नीचे सेटल डाउन क्या करना, मतलब इसका दूसरे कंटेनर में डालना। सो आई होप आपको वो इमेज के हेल्प से ज़्यादा समझ आई होगी। नाउ फिल्टरेशन, फिल्टरेशन क्या होता है, मैं आपको ये समझाने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ। हमारे पास फिल्टर पेपर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने टिश्यू पेपर देखा होगा, टिश्यू पेपर कैसा पतला सा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नाजुक सा होता है, तुरंत से फट जाता है। उसी तरह से हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर होता है जिसमें कि काफ़ी छोटे छोटे से छेद होते हैं, जो कि हम लोग को अपने नेक्ड आई से दिखेगा भी नहीं, मे बी। ये आपको जनरली केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा, जहाँ पे केमिस्ट्री की सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आपके स्कूल के लैब में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मीडियम को दूसरे मीडियम में पास करते हैं। पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय द फिल्टर पेपर, इसको हम लोग फिल्टर पेपर बोलते हैं। जैसे टिश्यू पेपर हो गया, उसी तरह से फिल्टर पेपर और स्ट्रेनर, या फिर इसको छलनी भी बोल सकते हो। तो या तो आप स्ट्रेनर का यूज़ करो या फिर आप फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर मोर प्रेफरेबल होगा, ठीक है। देन आप यहाँ पर क्लोथ्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मिल्क को जब हम लोग दही को, जैसे कि आप दूध जो होता है उसके ऊपर छाली जम जाती है, उसको कई बार छाली टूट जाती है, तो उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं, तो सिंपली कपड़े में डाल देते हैं। तो कपड़े में डालने से जो दूध होता है वो तो बाहर चला जाता है और जो कपड़े के ऊपर छाली बच जाती है। सो ये भी क्लोथ्स का भी यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि आप कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर को या फिर एक मीडियम को पास करने दे, जैसे वाटर एक मीडियम है उसको पास करने दे, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। देन इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, सेपरेशन ऑफ मड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, मतलब फिल्टर पेपर के हेल्प से आप मिट्टी को वाटर से अलग करोगे। खैर इतना खर्चा क्यों करना, फिल्टर पेपर लगा के मिट्टी को अलग करना, क्या ही बात बनती है इसकी। खैर जो भी है आप ये प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन ठीक है। देन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन आप जस्ट जो सब्लिमेशन प्रोसेस था उसी को आप रिवर्स कर दो, सॉरी रिवर्स मत करो, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे कि उसमें आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इन दिस प्रोसेस इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम गैसियस फेज टू लिक्विड फेज। यहाँ पर बस फेज अलग होता है, यहाँ पर गैस का जो होता है वो लिक्विड फेज में आता है, ठीक है, लिक्विड फेज में। इसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। और सब्लिमेशन में सॉलिड जो होता है
वो गैस में कन्वर्ट होता है। मैंने अभी बोल दिया था बोलते बोलते कि आप सब्लिमेशन प्रोसेस को रिवर्स कर देना, पर जब आप सब्लिमेशन प्रोसेस को रिवर्स करोगे तो आप गैस को सॉलिड में करोगे, जबकि यहाँ पर गैस को लिक्विड में आपको करना होता है, ठीक है। देन आप इसको फर्दर और जब पार्टिकल्स को क्लोज लाओगे देन वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि जितने भी वाटर होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर को आप वाटर में कन्वर्ट करते हो, देन उससे आप आइस बना लेते हो। सो इसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। अब हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट में आ चुके हैं इस चैप्टर का, और ये लैब का लास्ट टॉपिक है, सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट तो आपका फिक्स है, चलो मान लिए, लेकिन आप एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला सकते हो, जैसे कि ये दोनों को मिलाओगे तो आपका एक सॉल्यूशन तैयार होगा। तो आप एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला सकते हो वो हुआ उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साइज पर, ठीक है। लेट्स से इस सॉल्यूशन का जो ये सॉल्यूट है उसका पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, कम डिज़ोल्व होगा। सो पार्टिकल पे भी ये डिपेंड करता है। तो आप सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपके सिलेबस में बस सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which we can dissolve in a solution, ठीक है। सो इसमें जो मैक्सिमम मतलब जितना एक रूम टेम्परेचर है यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब आप रूम टेम्परेचर पे जितना इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी है, मतलब ये सॉल्वेंट जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना सॉल्यूट मिला दो तो वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है, मतलब कि वो बिल्कुल फुल है। जैसे कि आपको अगर आप जितना खा सकते हो, आपकी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, ठीक है, और मैंने आपको 4 रोटी खिला दिया, ठीक है, तो ये जो हुआ आपका कंडीशन वो बिल्कुल सैचुरेटेड हुआ, मतलब कि आप समझ सकते हो कि आपका जो खाने का कैपेसिटी था वो 4 रोटी और आपको मैंने 4 रोटी ही खिलाया, तो ये आपका हुआ सैचुरेशन प्रोसेस, मतलब सैचुरेटेड प्रोसेस, मतलब जो कुछ भी समझ लो। यहाँ पर मैं आपको बेसिकली इस टर्म को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जितना उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी था आपने उतना सॉल्यूट मिला दिया, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एक नया टर्म देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, आपका कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, मैंने आपको 2 ही रोटी खिलाई, तो क्या होगा, आपको भूख लगी हुई रहेगी, तो यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन तैयार होगा वो होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब कि उसका सैचुरेशन कम होगा। जैसे कि आप पानी और चीनी मिलाते हो, ठीक है, तो आपको मैंने बोल दिया कि आप शरबत बनाओ, तो आप पानी और चीनी मिलाओगे, पानी चीनी को मिलाकर आप जो सोल्यूशन बनाओगे, अगर मुझे वो काफ़ी मतलब परफेक्ट लगा कि नहीं जितना मीठा होना चाहिए था आपने उतना मीठा ही दिया, तो वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है। लेकिन आपने मुझे पानी में मतलब थोड़ा सा 2-4 बूंद मतलब 2-4 जो ढेले होते हैं चीनी के वो डाल दिए और फिर दे दिया, लो मैम पी लो, तो मुझे वो बिल्कुल पानी पानी सा लगेगा। तो वो सोल्यूशन आपने कैसा तैयार किया, अनसैचुरेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट यही करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं पढ़ाने वाले काम कर रही हूँ, तो काफ़ी गलत काम है ये जनरली आप लोग के नज़र में। खैर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको पनीर बहुत पसंद है, पनीर की सब्ज़ी आपकी फेवरेट है और आपका कैपेसिटी कितना है 4, मतलब आप 4 ही रोटी खा सकते हो, लेकिन आज पनीर की सब्ज़ी मैंने आपको दे दी और अब आप खाओगे कितने, 6 रोटी, ठीक है। तो अब 6 रोटी खाओगे तो ये जो आपका कंडीशन बना, ये आप उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फुल ऑन हो जाओगे, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा खा लोगे, मतलब आप उठ के कहीं जा भी नहीं सकते। तो ये जो आपका कंडीशन हुआ वो हुआ सुपर सैचुरेटेड, मतलब कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहने का मतलब, अब यहाँ पर आप सोचो कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी तक तो हम समझ रहे हैं कि कहाँ तक मीठा हो सकता है और कहाँ तक कम मीठा हो सकता है, मतलब हम लोग चीनी नहीं मिलाएंगे तो पानी मीठा ही नहीं होगा। लेकिन एक जिसका कैपेसिटी मतलब फुल है उसको हम लोग कैसे उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, तो पहला तो आप उसको हीट कर दो। जब आप हीट करोगे तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, लेट्स से यहाँ पर मैं वाटर के पार्टिकल्स बना देती हूँ, ठीक है,
ये वाटर के पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं, तब आप इसमें इसके बीच में जाकर जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो एडजस्ट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर सारे स्पेस जो है वो फुल हो गए। दैट मीन्स कि वो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसको हीट दे रहे हो, तो हीट दोगे तो एनर्जी दे रहे हो आप इसको, तो एनर्जी देने के बाद ये पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते तो आप चुपचाप से ऐसे शांति से बैठे हुए होते हैं, जैसे ही आपको पैसे मिल जाते हैं, जैसे कि मतलब पैसा जो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी समझो, तो आपको एक एनर्जी मिल गया, तो आप क्या करते हो, अपने दोस्तों से दूर जाने लगते हो, मतलब कि आप दूर भागने लगते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने दोस्तों के साथ रह लिया तो फिर तो आपके पैसे खर्चे होने ही होने, तो आप क्या करोगे, वाइब्रेशन करोगे, मतलब आप बिल्कुल भागने लगोगे इधर उधर, और आप जितना ज़्यादा दूर होने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से एनर्जी मिलने के बाद, हीट एनर्जी मिलने के बाद ये जो पार्टिकल हैं वो भी एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, और दूर भागने के चक्कर में यहाँ पर जो इसका स्पेस है वो बढ़ जाता है, और स्पेस बढ़ने के बाद यहाँ पर आप जो सॉल्यूट पहले आप 10 ग्राम मिला रहे थे वो अब आप यहाँ पर 20 ग्राम मिला रहे हो, मतलब कि जो इसका कंडीशन था, मतलब जो इसका कैपेसिटी था इस सॉल्वेंट का, आप उसको इंक्रीज कर दिया। आपने उसको कैसे इंक्रीज किया? थ्रू द हीटिंग, आपने हीट करके इसको इंक्रीज कर दिया। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया। अब आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स बनाने के, अगर आपसे क्वेश्चन एंड आंसर बन रहे हैं दैट मीन्स कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। अगर आपसे क्वेश्चन एंड आंसर नहीं बन रहे तो आपको फिर से आप या तो लेक्चर देख लो या तो आप एक बार बुक को रीडिंग कर लो। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें आंसर तो आते हैं लेकिन हम लोग उसको लिख नहीं पाते, तो अब आप लिख नहीं पा रहे हो तो इसका सिर्फ एक ही आप काम कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपके माइंड में उतना ज़्यादा सेंटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, और आपके पास उतना ज़्यादा वर्ड का कलेक्शन होगा, जितना ज़्यादा वर्ड का कलेक्शन होगा आप उतनी आसानी से आंसर को लिख पाओगे। मैं यहाँ पे भी आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगी, मैं आपको यहाँ पर आंसर लिख के नहीं बताने वाली, क्योंकि ये आपका काम बनता है कि आप पहले नोट्स बनाओ, जितने भी स्लाइड्स लिखी हुई हैं उनको आप उतारो, एंड देन आप क्वेश्चन को भी उतारो, एंड देन उनका आंसर लिखो। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है, यहाँ पर पेन तो मेरा खुद ही मुझे नहीं दिखता कभी कभी। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर? ये तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट में ही बताया था। यहाँ पर ये जो स्लाइड है, ठीक है, नीड फॉर सेपरेशन, आप ये तीनों पॉइंट लिख देना। देखो एनसीईआरटी में भी आपसे ये पूछा गया कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सेपरेशन की, तो आप ये तीनों पॉइंट लिख देना। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। व्हाई डू वी नीड, ये हुआ। गिव टू एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल्स भी देने, तो सिंपली आप बस 2 एग्जाम्पल दे देना और वो तीनों पॉइंट लिख देना। देन व्हाट इज़ बिनोइंग, बिनोइंग क्या होता है? तो बिनोइंग, मैंने जब वो स्लाइड आपको पढ़ा रही थी तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि बिनोइंग क्या होता है, और वेयर इट इज़ यूज्ड, तो मैंने आपको बताया था कि ये फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, मतलब कि जनरली जो किसान होते हैं वो यूज़ करते हैं विनोइंग प्रोसेस को। आप वहाँ पे से स्लाइड में से लिख लेना या फिर अपने आप से ट्राई करना लिखने का, क्योंकि आपको हिंदी में तो समझ आ गया, जस्ट आपको सिंपली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। यहाँ पे मैं आपको थर्ड पढ़ के बताती हूँ। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग? तो जब खाना बनाने से पहले आप दाल में से हस्क को, मतलब कि जो खेत पतवार होते हैं, और डर्ट, गंदगी को कैसे अलग करोगे? तो पहला आप सिंपली हैंड पिकिंग प्रोसेस का यूज़ करोगे, तो इसका आंसर थर्ड का हैंड पिकिंग हो गया। ठीक है, हैंड पिकिंग। वैसे तो राइटिंग भी मेरी ख़राब है, ऊपर से वाइट में और येलो दिखता भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में बताना मत कि मेरी राइटिंग ख़राब है, ऐसे ही अच्छा नहीं लगता, सब लोग यही बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ शेविंग? यहाँ पे जो ये छलने का, जो छलनी का प्रोसेस होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शेविंग क्या होता है? ठीक है, और वेयर इट इज़ यूज्ड, और ये कहाँ यूज़ होता है? तो आपको पता है ये आपके घरों में भी यूज़ होता है, तो मुझे इसको आपको बताने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है कहाँ यूज़ होता है और इसको क्या कहते हैं। ठीक है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? मतलब कि आप कैसे सेपरेट करोगे सैंड एंड वाटर? जब आप सैंड और वाटर को मिला दोगे तो आप कैसे उसको सेपरेट करोगे? तो आप सिंपली या तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ कर लो, मतलब कि सीधे या तो स्ट्रेनर डाल के या फिर फिल्टर पेपर लगा के या तो फिर क्लॉथ लगाकर आप इसको अलग कर लो, या तो फिर आपको दूसरा प्रोसेस जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस जो था उसके हेल्प से भी कर सकते हो। तो आप इसको या तो फिल्ट्रेशन से कर लो
या तो फिर ये दोनों प्रोसेस यूज़ कर लो। तो यहाँ पर जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको यूज़ कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप चावल के आटे से, चावल के आटे नहीं, गेहूं के आटे से चीनी को अलग कर सको। तो हाँ, बहुत आसान है। आप सिंपली आप इसको स्ट्रेनर से, छलनी से छान देना। इफ़ यस हाउ विल यू डू दैट, यहाँ पे पूछ रहा है अगर हाँ तो आप उसको कैसे करोगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। मडी वाटर का आपको सैंपल दे दिया जाए। मडी मतलब बिल्कुल जिसमें मट्टी भरा हुआ, मड मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी भरा पानी हो, मतलब मिट्टी भरा पानी नहीं हो, मतलब ऐसा वाटर हो जिसमें कि मिट्टी मिली हुई हो। तो आप इसको कैसे सेपरेट करोगे, मैंने अभी बताया इसका। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करो। देन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी मज़ा आता है बनाने में, क्योंकि बस एक नंबर, मतलब आंसर एक वर्ड का होता है, आपको सिंपली एक नंबर मिल जाता है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉल इज कॉल्ड, मतलब कि यहाँ पे पैडी जो होता है, जो गेहूँ जब आप देखे होगे तो गेहूँ का जो बच जाता है वो डंटे जैसा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग सीड्स होता है उसको कैसे अलग करते हैं उसके खेर पतवार में से, तो सिंपली आप उसको जो वो होता है प्रोसेस थ्रेसिंग, उसके यूज़ से करते हो। आप उसको पटक पटक के या फिर थ्रेसिंग मशीन के हेल्प से उसको अलग करते हो, ठीक है। देन जो सेकंड है, मतलब बी है, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लोथ, मतलब कि जब मिल्क गर्म हो जाता है फिर हम लोग उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। और जब मिल्क ठंडा रहता है तो उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, तो हम लोग उसको जो ये क्लोथ होता है उसमें डालते हैं, ठीक है। तो जो उसका क्रीम होता है या फिर मलाई जो होता है वो कपड़े पे बच जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग सिंपली फिल्ट्रेशन कहते हैं। हम लोग उसको फिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग फिल्टर पेपर का तो यूज़ नहीं करते पर क्लोथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो क्लोथ होता है वो फिल्टर पेपर की तरह ही काम करता है। देन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, जो नमक होता है वो सी वाटर से, मतलब कि जो समुद्र का पानी होता है उससे ऑब्टेन किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स का, इम्प्यूरिटीज सेटल्ड एट अ बॉटम, मतलब कि जो इम्प्यूरिटीज होती है वो नीचे बैठ जाती है। व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट, जब आप मिट्टी भरा पानी को, मतलब मिट्टी वाले पानी को एक रात के लिए छोड़ देते हो इन अ बकेट, द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, दस द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बताया गया कि आप एक मडी वाटर को एक रात के लिए छोड़ देते हो, ठीक है, और फिर आप उसको क्या करते हो कि सुबह में उसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लेते हो, मतलब कि पोर्ड कर लेते हो, मतलब कि गिरा देते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो, तो यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख रखा है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नाउ यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स भी आपका बहुत ईजी होता है, बस आपको चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो ए में जो है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? इसमें कह रहा है कि मिल्क और वाटर को आप जो फिल्टरेशन प्रोसेस है उससे आप अलग कर सकते हो। जो फिल्टर पेपर भी होता है वो भी मिल्क को और वाटर को दोनों को अपने अंदर से पास होने देगा। तो क्या ये प्रोसेस आप यूज़ करोगे? तो नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing। यहाँ पर कह रहा है कि जो एक मिक्सचर, जो पाउडर साल्ट होता है, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल चूर चूर महीन साल्ट और शुगर, आप इसका यूज़ कर, मतलब शुगर भी काफ़ी छोटा ही होता है, उसको आप सेपरेट कर पाओगे विनोइंग प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि हवा में ऐसे उड़ाकर, जो एक प्रोसेस मैंने आपको समझाया था उससे। तो क्या ये पॉसिबल है कर पाना? तो नो, ये भी फॉल्स है। देखिए आपने इस चैप्टर को पढ़ के खुद से ही केमिस्ट्री का इतना, मतलब कहते हैं इसको एनसीईआरटी का कहा जाता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है, तो आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर पा रहे हो। देन क्वेश्चन नंबर जो सी है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको आप शुगर को अलग कर पाओगे चाय में से। तो जब चाय में चीनी मिल जाती है तो वो बिल्कुल वाटरी फॉर्म में हो जाती है, मतलब उसके पार्टिकल्स बिल्कुल फाइन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, वाटर के ही साइज़ के हो जाते हैं। सो फिल्टर पेपर ना तो चीनी को अलग कर पाएगा ना ही पानी को अलग कर पाएगा, तो आप चीनी को अलग नहीं कर पा सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, तो ये भी आपका फॉल्स हुआ।
देन डी, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, मतलब कि जो हस्क और ग्रेन होता है, ग्रेन मतलब अनाज, हस्क मतलब खेर पतवार, उसको आप अलग कर सकते हो, डिकेंटेशन प्रोसेस है। डिकेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, आपको भी याद होगा कि जब कोई भी चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देते हो तो जो हैवी होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जो लाइट होता है वो ऊपर रह जाता है। जनरली ये लिक्विड में होता है। यहाँ पर जो ये ग्रेन और हस्क है दोनों सॉलिड है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोसेस आप यूज़ करोगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन? तो अगेन ये फॉल्स, मतलब कि आपका जो ट्रू फॉल्स है वो चारों के चारों फॉल्स हो गए। जब फॉल्स ही था तो देना ही क्यों था, खैर वो उसका मन, एनसीईआरटी वालों का मन। देन क्वेश्चन नंबर 10, lemon is prepared, sorry lemenda is prepared by mixing lemon juice and sugar in water, मतलब कि लेमन जूस और शुगर को आप वाटर में जब मिक्स करते हो तब क्या बनता है, लेमेंडा बनता है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, मतलब कि आप चाहते हो आप लेमेंडा जो बनाए हो उसमें ठंडी ठंडी बिल्कुल आपको फील आए, जिसके लिए आप आइस मिलाना चाहते हो, बर्फ। देन ये कह रहा है शुड यू ऐड आइस टू लेमेंडा बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग द सॉल्ट शुगर, मतलब कि ये बोल रहा है कि आपको शुगर पहले मिलानी चाहिए या फिर बाद में मिलानी चाहिए, सॉरी शुगर के मिलाने से पहले आइस को मिलाना चाहिए या शुगर के मिलाने के बाद आइस को मिलाना चाहिए, ठीक है। इन विच केस वुड इट पॉसिबल और डिजॉल्व मोर शुगर, मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कि शुगर आपको कब मिलाना है, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ, जैसे आपको नमक चीनी पानी मिलाकर जो बनाना है बना लो, लास्ट में आप आइस को ऐड कर देना। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, जब आप नमक चीनी पानी को मिलाओगे, मतलब जो कुछ भी आपको मिलाना है मिला लो, तो आप उस वक्त क्या कर रहे होगे, उस वक्त सारा सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होगा, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे होने की वजह से आप एक जैसे लिक्विड का जो कैपेसिटी होगा आप उसी को डालोगे, मतलब उतना ही अमाउंट आप उसमें डालोगे, और जितना भी शुगर डलना होगा उतना ही डलेगा, जितना ही आप नींबू डलना होगा उतना नींबू डल जाएगा। और जैसे ही जब आप आइस को मिलाओगे लिक्विड में, तो आइस जो है वो पूरे सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम कर देगा। पूरे टेम्परेचर कम होने की वजह से जो ये सॉल्वेंट है उसका नेचर क्या हो जाएगा कि वो अब कम सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को अपने अंदर ले पाएगा। जैसे कि मैंने ये समझाया था आपको कि हीट क्या करता है, हीट अगर आपने किसी भी सोल्यूशन को थोड़ा भी हीट दिया तो वो उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो अगर सॉरी आपने इस सॉल्यूशन में, लेट से आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, आपने लिक्विड डाला, लिक्विड में आपने आइस डाला और बस हो गया। अब आप सोच रहे हो कि इसमें अब आप शुगर को मिलाओगे, तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा चीनी को घुलने देगा, तो नहीं, क्योंकि आइस जो है पहले ही टेम्परेचर को घटा देगा। टेम्परेचर को घटा देगा कैसे, पार्टिकल और क्लोज आ जाएंगे, तो जितना चीनी घुलना चाहिए उससे कम ही घुलेगा, मतलब कि आपका शरबत मीठा नहीं बनेगा। सो इसी के साथ ये चैप्टर बिल्कुल एंड हो गया। ये एनसीईआरटी के कुछ लाइन है और आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। स्लाइड को मैं आपके लिए थोड़ी देर रोक देती हूँ, आप रोक कर इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप अगर पूरा का पूरा बुक रीड करते हो तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू, आपने पूरा लेक्चर देखा और आपको लेक्चर आई होप कि समझ भी आया। सो कीप लर्निंग विद JR और मैं आपके साथ अगले लेक्चर में मिलूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।